हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई थ्योरी को लेकर आज की हमारी जो थ्योरी होगी वो है कोहलरबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, या फिर हम इसे कहें हिंदी में तो कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी को जो है आज हम डिटेल्ड में करेंगे, क्योंकि इस थ्योरी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नॉन फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है और इनकी जो बेस्ट देन रही है साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो इनकी यही थ्योरी रही है, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की, विच आउटलाइन हाउ इंडिविजुअल डेवलप देयर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, how individual reasoning about right and wrong involves uh, spanning six distinct stages grouped into three levels। यानी कि इन्होंने थ्री लेवल्स दिए हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। थ्री लेवल्स हैं और हर एक लेवल में जो है दो दो स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हैं हर लेवल की। फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट में 2 लेवल 2 स्टेजेस, और 2 स्टेज सेकंड में, 2 स्टेजेस थर्ड में, तो 6 जो है स्टेजेस हो गई और 3 लेवल्स हो गए। आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितने लेवल्स दिए हैं या फिर कितनी स्टेजेस हैं। A theory posits that moral progression develops sequentially through childhood, adolescence and adulthood as a cognitive abilities expand। यानी कि इनकी थ्योरी क्या कहती है, इनकी थ्योरी यह बताती है कि सही और गलत के बारे में व्यक्ति की जो नैतिक सोच है, यानी कि जो मोरल डिसीजन है, वो समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता रहता है, मतलब विकसित होता रहता है, समय के साथ विकसित होता है। और यही सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत इसी के अकॉर्डिंग जो है 3 स्तरों में जो है विभाजित है और इसके 6 चरणों को दिखाया गया है। कैसे, यानी कि बच्चा जब चाइल्डहुड में है तो उसकी थॉट्स क्या हैं, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से जान पाता है कि क्या गलत है क्या सही है। जब वो अपने एडोलेसेंट में आता है, किशोरावस्था में आता है, तो किस आधार पर उसकी जो सोच होती है उसमें परिवर्तन आता है, कैसे वो सोचता है चीज़ों के बारे में, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। इसी तरीके से जो अडल्टहुड में है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्वेंटली यानी कि एक क्रम में जो है, जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसकी सोच में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब इनकी एक फेमस स्टोरी है हाइंस डिलेमा, एक कहानी है जिस कहानी को इन्होंने क्रिएट किया और इस कहानी को हर स्टेज के बच्चे को सुनाते थे और उन कहानी सुनाने के बाद क्या करते थे, उसी कहानी से कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते थे, चाहे वो छोटे बच्चे हों यानी कि जो अपने चाइल्डहुड में है 3 to 6 ईयर्स के, या फिर 5 ईयर्स के बच्चे, या फिर जो किशोरावस्था में हैं, या फिर जो अडल्टहुड में है। तो सबसे जो है ये कहानी सुनाते एक ही कहानी थे, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं वो कलेक्ट करते थे कि किस उम्र में बच्चा किस तरीके की सोच रखता है। तो ये स्टोरी क्या थी, इसको पहले हम देख लेते हैं। कोहलरबर्ग स्टडीड मोरल रीजनिंग यूजिंग मोरल डिलेमास, द मोस्ट फेमस बीइंग द हाइंस डिलेमा, where a man must decide whether to steal a costly medicine to save his wife's life. Kohlerberg focused on why people made decision rather than the decision themselves। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया है कोहलरबर्ग ने, कि व्यक्ति निर्णय क्यों लेता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति निर्णय क्यों लेता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि व्यक्ति कौन सा निर्णय ले, कौन सा डिसीजन ले। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्यों डिसीजन लेते हैं। अब इसकी पत्नी है, ये बहुत बीमार है और जो दवा मेडिसिन में उपलब्ध है वो बहुत कॉस्टली है, ये उसको खरीद नहीं सकता है। तो ये डिसीजन क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, यानी कि क्यों ले रहा है डिसीजन, अपनी पत्नी को बचाने के लिए कि उसे चोरी करनी है। तो यही स्टोरी जब वो बच्चों को सुनाते, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड के बच्चे जो होते हैं, बाल्यावस्था के, तो वो किस तरीके के आंसर देंगे, वो तो यही आंसर देंगे कि नहीं, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए वरना हमें घर में मार पड़ेगी, या फिर हमें मम्मी कहती है कि चोरी करना बुरी बात है, हमें पुलिस लेकर जाएगी। और उसी तरीके से जब हम किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछें कि क्या उसे चोरी करनी चाहिए, तो वो भी यही जवाब देगा, क्योंकि वो समाज को देख रहा है, नियम कानून को देख रहा है, तो यही कहेगा नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं हमें सजा मिलेगी, पुलिस हमको लेके जाएगी।
वहीं पर जब हम बहुत अडल्टहुड के व्यक्ति से पूछते हैं तो वो यही बात कहेगा, हाँ चोरी करना तो गलत बात है, लेकिन अगर उसकी पत्नी की जान बच रही है उस दवा से, तो अगर उसने उसको चोरी की तो ठीक है, उसने चोरी की तो उसने ठीक किया, क्योंकि उस चोरी से उसकी पत्नी की जान बच गई। यानी कि यहाँ पर नियम क्या हुए, नियम तोड़ दिए गए हैं। तो उसी प्रकार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच और समझ भी बड़ी होती है, विकसित होती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिसीजन ले पाता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, मतलब इसी जो स्टोरी के माध्यम से ही उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और थ्योरी के अंदर उन्होंने 3 लेवल्स दिए और 2-2 स्टेजेस दी सबकी। तो पहला लेवल कौन सा है इनका, जो फर्स्ट लेवल है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, या फिर इसे हम पूर्व परंपरागत जो नैतिक कहेंगे, नैतिकता, जो 3 टू 7 एज के बच्चों के लिए है। मतलब इस एज के बच्चे हैं, यहाँ पर ये बच्चों की क्या सोच है, किस तरीके से राइट और रॉन्ग को समझते हैं वो। मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यहाँ पर किस पर बेस्ड है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पर बेस्ड है। तो इसकी जो 2 स्टेजेस हैं, पहली है अवॉइडिंग पनिशमेंट। पहले में क्या करता है बच्चा, जो पहली स्टेज है उसमें बच्चा पनिशमेंट से बचने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि आई ओबे रूल्स टू अवॉइडिंग पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मैं सारे रूल्स फॉलो करूँगा, किस लिए फॉलो करूँगा, मुझे पिटाई होने से बचना है, अपनी मम्मी की पिटाई से क्या करना है, बचना है। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अहम केंद्रिता का भाव, सेकंड वाला। यहाँ पर क्या करता है बच्चा, टिट फॉर टैट वाली अवस्था है कि तुम मुझे अपनी चीज़ दो, तुम अपना टॉय दो मुझे, तो मैं अपनी चॉकलेट तुम्हें दूंगी। तो इस तरीके की जो है भावना इस एज में आती है। ये 2 स्टेजेस है, यानी कि आई हेल्प अदर्स इफ गेट समथिंग इन रिटर्न। अगला है कॉन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत मोरालिटी, जो 6 टू 8 टू 13 ईयर्स के बच्चे हैं। इसमें मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, यानी कि सबसे पहला क्या, गुड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय बैड बॉय एटीट्यूड है यहाँ पर। अगर मैं बड़ों की बात नहीं सुनूंगा, बड़ों का सम्मान नहीं करूंगा, यानी कि कोई आता है तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमें नमस्ते करना है, हमें हेलो बोलना है। तो इसी तरीके से बच्चे क्या करते हैं कि कोई घर में आता है तो उनका स्वागत करते हैं, हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, यही कहेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कितना आज्ञाकारी बच्चा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो गुड बॉय बनने की हमेशा बच्चे कोशिश करते हैं। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर्स मोरालिटी। यहाँ पर जो है, जो बच्चे होते हैं और टीनेजर्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, आप जैसे किसी शादी समारोह है या फिर कोई भी समारोह है, घर में कोई फंक्शन है, तो जो इस एज के बच्चे होते हैं अपने से छोटे बच्चों को क्या करते हैं, डांट लगाते हैं अगर वो मस्ती करते हैं, या फिर कुछ कार्यक्रम हो रहा है और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो ये बच्चे जाते हैं उनको गुस्सा करते हैं, मतलब थोड़ा डांट लगाते हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा मत करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है बच्चे यहाँ पर अपनी सोच को डेवलप करते हैं। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फिर हम इसे मोरालिटी कहें, ये अडल्टहुड की है। इसमें क्या होता है, मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर लॉ शुड, जो लॉस होते हैं, लॉ शुड बी प्रमोट अ फेयरनेस एंड ह्यूमन राइट्स। जो आपने देखा होगा, जो युवावस्था के बच्चे होते हैं, जो युवावस्था में होते हैं, लड़के किशोरावस्था में होते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं, जो 20-21 साल के बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहीं भी आप देखेंगे, कहीं रैली निकल रही है, कहीं नारेबाजी हो रही है, तो ये बहुत ही क्या करते हैं, उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ही इन बच्चों के अंदर जो है उत्साह और जोश होता है, जोश से भरे हुए होते हैं। तो ये हर चीज़ में जो है भागीदारी बहुत करते हैं। अगर कहीं झगड़ा भी हो जाता है तो अपनी गैंग बना लेते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत रहता है बच्चों का इस एज में, जो नियम कानून है उनको फॉलो करते हैं, चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, संविधान का पालन करते हैं। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल्स, यानी कि इस एज में बच्चे क्या करते हैं,
जो भी मोरल डिसीजन होते हैं उनके आर गाइडेड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड कॉन्साइंस, यानी कि यहाँ पर जो नियम कानून समाज के लिए गलत हैं, यानी कोई नियम बना दिया गया है, कोई कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन वो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिक के हित के लिए नहीं है, तो जो इस एज के उम्र के लोग होते हैं वो क्या करेंगे, उन नियम को तोड़ देंगे। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये गलत है, ये पब्लिक के लिए गलत है, ये हमारे लिए गलत है, हम अपने सिद्धांत बनाएंगे, हम खुद जो है रूल्स को बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो है खुद के सिद्धांत बनाने लगते हैं लोग। तो ये आपने देखी सारी स्टेजेस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये 3 लेवल हैं जिसके 2-2 स्टेजेस हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल, दूसरी है कन्वेंशनल और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल। जिसमें पहली है अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट और गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन स्टेजेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन से स्टेज में बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या फिर उसके पर्सनल जो है उसके पर्सनल लाइफ में हो, तो चीज़ों किस तरीके से वो अपने डिसीजन ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इन स्टेजेस में देख सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर आप ये कीवर्ड्स देख रहे हैं, ये चीज़ इनको याद रखिए, क्योंकि इन कीवर्ड से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको अगर ये कीवर्ड्स याद होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप उस जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको आप समझ जाएंगे और आप ये बता पाएंगे कि वो क्वेश्चंस किस लेवल से पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोहलरबर्ग के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं और जो है सीमाएं, यानी कि क्रिटिज्म्स और लिमिटेशंस भी रहे हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, दूसरे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कोहलरबर्ग की इस थ्योरी में जो है आलोचनाएं इसकी की हैं कि कुछ कमियां हैं इस थ्योरी में। तो क्या कमियां हैं, जैसे कि पहली है लैंगिक पक्षपात, यानी कि जेंडर बायस है इसमें। मनोवैज्ञानिक गिलिगन और कैरोल गिलिगन, आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि अभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोहलरबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने की है, तो कैरोल गिलिगन ने की है। इन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत जो है पुरुष केंद्रित है, इसमें सबसे ज़्यादा लड़कों की बात करी गई है, पुरुष पर फोकस किया है और जो फीमेल्स हैं उनको अवॉइड किया है। इसमें न्याय और जस्टिस पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि इसमें कानून की बहुत ज़्यादा बात करी गई है, व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बात करी गई है, जबकि महिलाओं की नैतिक सोच में करुणा, देखभाल और पारंपरिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक पक्षपात, यानी कि कल्चरल बायस इसमें हुआ है। उच्च स्तरों में नैतिक सिद्धांत मुख्यतः पश्चिमी और व्यक्तिवादी संस्कृति पर आधारित होता है, यह इसीलिए यह सामूहिक संस्कृतियों के नैतिक मूल्यों को पूरी तरह जो है नहीं दर्शाता है। तीसरा है नैतिक तर्क और व्यवहार में अंतर, यानी कि रीजनिंग वर्सेस एक्शन। अर्थात यहाँ पर अगर कोई बच्चा डिसीजन ले रहा है राइट और रॉन्ग के बीच में कि सही है, जो चीज़ें हैं वो सही हैं, क्या सही है इस चीज़ को वो बता पा रहा है, लेकिन उसको अपने व्यवहार में, अपने बिहेव में उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं बताई है। आलोचकों का मानना है कि केवल नैतिक तर्क करना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति यह जान सकता है कि सही क्या है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी के अनुसार वह जो है काम भी करे। तो ये रही थ्योरी जो कोहलरबर्ग की, हमने इसको देखा, समझा। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, क्या लिमिटेशंस रही हैं, जेंडर बायस है, कल्चरल बायस है, रीजनिंग वर्सेस एक्शन है। मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं। अगर आपने अच्छे से समझी हैं तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आएगा लेवल से या फिर स्टेजेस से या फिर स्टेटमेंट के आधार पर पूछ लेगा, तो आप बता पाएंगे कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए, आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नई थ्योरी के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। वो थ्योरी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।